नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। मैं हूं ऋतु वर्मा। आइए मिड डे प्राइम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित। कहा, पुरानी कमजोरियां पर पाया गया है काबू, खुलकर लें फैसले, खुलकर करें निवेश। प्रधानमंत्री ने कहा, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने भारत की प्रगति बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश से मजबूत होगी। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भी मिलेगी मदद। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कुछ लोग नागरिकता संशोधन पर लोगों को उलझा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री पर कसा तंज। कहा, रेफरेंडम की मांग भारत का अपमान। पूरे असम में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए प्रदर्शनों के मद्देनजर इन सेवाओं को रोक दिया गया था। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों को दिया भरोसा। कहा, असम के लोगों की भाषा और उनकी पहचान को नहीं है कोई खतरा। झारखंड में 5वें और आखिरी दौर का मतदान जारी। इस आखिरी दौर में 6 जिलों की 16 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। 5वें दौर में कुल 236 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में रेप के दोषी विधायक सेंगर की सजा पर फैसला आज। 16 दिसंबर को अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। राजस्थान की एक विशेष अदालत 2008 में हुए जयपुर बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए 4 आरोपियों को आज सुनाएगी सजा। हेडलाइंस के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के शताब्दी वर्ष सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि देश की मौजूदा सरकार हर एक वर्ग और विषय को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को नए लक्ष्यों के साथ शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश जारी है, जिनमें कर सुधार, निवेश, ईज ऑफ बिजनेस और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार शामिल है। मौजूदा समय में देश की जीडीपी के बारे में हो रही आलोचनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बुराइयों में से अच्छाइयों को आगे लेकर चलती है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए यूपीए सरकार के समय की याद दिलाई और कहा कि अर्थव्यवस्था आज के दौर से भी खराब थी, लेकिन भारत अपनी सामर्थ्य और सकारात्मकता की वजह से नई मंजिलें हासिल कर रहा है। आज जो चर्चाएं हो रही हैं, मैं उससे भली भांति परिचित हूं। हमें यह भी याद करना होगा कि पहले की सरकार के समय एक क्वार्टर में जीडीपी की विकास दर 3.5% तक पहुंच गई थी। उस समय जीडीपी के अनेक क्वार्टर्स ऐसे गए जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक थे। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि उस समय कुछ लोग क्यों चुप थे। फ्रेंड्स, देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे उतार चढ़ाव पहले भी आए हैं, लेकिन देश में वो सामर्थ्य है कि वो हर बार ऐसी परिस्थिति से बाहर निकला है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर के निकला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कदम अर्थव्यवस्था को लेकर सही दिशा में है। उन्होंने जनभागीदारी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भरपूर सामर्थ्य और लोगों के असीम सपने की बदौलत नया भारत सकारात्मकता की ओर बढ़ चला है।
वजह यही है कि पिछले 5 साल में कई नकारात्मकता को देश ने दरकिनार किया है। ऐसे में अब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी व्यवस्था में अनुशासन, बदलाव और जन भागीदारी के साथ हासिल किया जा सकता है। लक्ष्य, दिशा और मंजिल उसको जन सामान्य से जोड़ना ही चाहिए और मेरा यही प्रयास है। हम भारत की अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, हमें उसे फॉर्मलाइज भी करना है, हमें मॉडर्नाइज भी करना है और इन दो महत्वपूर्ण पिलर पर हम इसको मजबूती देना चाहते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए तमाम उपायों से लेकर जीएसटी तक, आधार लिंक पेमेंट से लेकर डीबीटी तक हमने अर्थव्यवस्था के ज्यादातर आयामों को फॉर्मल व्यवस्था में लाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्नाइज और स्पीड अप करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब कई हफ्तों के बदले कुछ घंटों में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाना, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में ऑटोमेशन के जरिए समय कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर लिंकेज के जरिए पोर्ट और एयरपोर्ट पर टर्न अराउंड टाइम का कम होना, ये सब आधुनिक होती अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश को टैक्स के मकड़जालों से बाहर निकाला है। सही कदमों की बदौलत ही देश ने सिर्फ 3 सालों में ही 142 से 63 स्थान तक का सफर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत 10 सर्वश्रेष्ठ एफडीआई डेस्टिनेशन में से एक है और पिछले 5 सालों में पूरे विदेशी निवेश का 50% देश में निवेश हुआ है। मेक इन इंडिया को लेकर विनिर्माण क्षेत्र में भी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए होने वाला 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसे नई शक्ति का संचार करेगा। ऐसे अनेक प्रयास $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए हमारे संकल्प को नई शक्ति देते हैं, नया विश्वास देते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 5 साल में ऐसे लक्ष्यों को हासिल किया है जिन्हें नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि देश $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा। 60 महीने में 60 करोड़ आबादी को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना असंभव दिखता है। आज ये संभव हुआ है। 3 साल से भी कम समय में 8 करोड़ घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाना, 10 लाख से अधिक गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खड़े करना, ये सब असंभव लगता था, लेकिन संभव हुआ है। हर परिवार को इतने कम समय में बैंकिंग से जोड़ना पहले असंभव लगता था, लेकिन आज वो हकीकत बन गया है, संभव हुआ है। देश की एक बड़ी आबादी तक डिजिटल बैंकिंग को पहुंचाना भी पहले असंभव दिखता था। आज
देश में हर रोज करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भीम ऐप और रुपे कार्ड भी इस देश में इतने प्रचलित हो जाएंगे, किसने सोचा था? लेकिन आज ये संभव हुआ है। हर बेघर को अपना पक्का घर देना असंभव लगता था, लेकिन ये संभव हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण, सबसे पहले तो इस मंच से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उद्योग जगत को याद भी दिलाया और बताया भी कि किस किस तरह के सुधार हुए हैं, अर्थव्यवस्था किस तरह से पूरी तरीके से बदली है। अगर हम पिछले 5 साल से पहले की बात करें, कर सुधार में किस तरह के कदम उठाए गए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स इस समय सबसे कम है। क्या आपको लगता है कि इस मंच से प्रधानमंत्री ने एक बार ये भी आह्वान करा है उद्योग जगत से कि अब इस अर्थव्यवस्था में उन तमाम हाशिए पे खड़े ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, जिसके लिए अब उद्योग जगत को निवेश के साथ आगे आने की अब वक्त आ गया है? बिल्कुल ऋतु, इसमें देखिए 2 बातें हैं। सबसे पहली बात कि कई बार हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारी ताकत कितनी है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हमारा सामर्थ्य कितना है। तो आज की तारीख में अगर अपने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य को भूल गई है कि ये वही कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसके बलबूते पे भारत ने एक तरह से जो ब्राइट स्पॉट का जो एक टैग था वो हासिल किया था कि भाई दुनिया भर में ब्राइट स्पॉट है तो भारत है, वो यही कॉर्पोरेट सेक्टर था। तो आज पहली अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं कॉर्पोरेट सेक्टर को याद दिलाया है कि आपका सामर्थ्य कितना है, आपने क्या कुछ किया है। कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी आई है, तो एक जो कहीं ना कहीं जो फेक नैरेटिव चलाया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर से गुजर रही है, तो प्रधानमंत्री ने इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं खारिज किया और साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था 4.5% पे जीडीपी इस समय पर रही है। इससे पहले अगर आप यूपीए का दौर देखें तो जो जीडीपी हमारी है वो 3.5% के आसपास रह चुकी है। फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा देखें तो 5.6% को पार करता हुआ दिखाई दिया था। इन्फ्लेशन की अगर बात कर लीजिए तो 10% के आंकड़े को पार कर गया था। लेकिन फिर भी भारत के अंदर वो सामर्थ्य था जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था जो उस समय भी जो काफी नीचे गिर गई थी, डिजास्टर में के दौर में से गुजर रही थी, वो भी ऊपर आते हुए दिखाई दी है। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉर्पोरेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट जगत को याद दिलाया है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य है इन्वेस्टमेंट करने का, आप खुलकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए और मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो और दूसरी बात ये उन्होंने एक तरह से कही कि जिससे रिफॉर्म्स किए गए। ऋतु में आपको यहाँ एक बात बता दूं कि पिछले अगर 5 साल को अगर हम लेखा जोखा देखें तो सरकार ने लगभग 130 के आसपास योजना या फिर स्कीम्स को एक तरह से जमीन पे उतारा है। यानी कि अगर इसको और डीप में एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि हर 15 दिन के अंदर सरकार ने ऑन एन एवरेज एक योजना को, एक स्कीम को लागू किया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि रिफॉर्म्स की जहां तक बात आती है, यानी कि जहां तक कॉर्पोरेट सेक्टर को एक तरह से सहारा देने की बात हो और तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनकर के इंप्लीमेंट करने की बात हो पॉलिसी लेवल पर, उस दिशा के अंदर ये जो सरकारें काफी ओपन रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कॉर्पोरेट जो टैक्स की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे इतिहास में ऐसा अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर इतने कम, कॉर्पोरेट जो टैक्स हैं वो इतने कम स्तर पर किसी भी समय में हो, क्योंकि एसोचैम आज 100 साल पूरे कर रहा था। तो उन्होंने साफ तौर पर एसोचैम से कहा कि आपको तो आजादी से पहले का दौर भी पता है और आजादी के बाद का दौर भी पता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर इतना कम किसी भी समय में नहीं रहे हैं हम अगर इसको ट्रैक करने की कोशिश करें तो एक तरह से उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को एक तरह से आह्वान किया कि आप देश में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की जो बात कही गई है, क्योंकि उनमें इन्हीं कॉर्पोरेट सेक्टर का एक तरह से पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो जो 100 लाख करोड़ रुपए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किए जाने आगे जाते हुए, तो इसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो जैसे हमने 2014 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी थी और उसके बाद में आप देखिए कि हम लोग $2.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो सपना है, जो विजन है, जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और कॉर्पोरेट सेक्टर को कहीं ना कहीं बूस्ट किया है, उनको याद दिलाया कि आपका सामर्थ्य कितना है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जॉब क्रिएशन की बात आती है, आपने पहले भी बहुत कुछ किया है और आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस विजन को हासिल करने के लिए। तो यही एक तरह से आज की एक बड़ी बात निकल करके आती है जहां तक इस इवेंट की, एसोचैम की बात की है, जहां पे प्रधानमंत्री ने एक तरह से इन्वेस्टर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर को और बिजनेस कम्युनिटी को एक तरह से कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा प्रोवाइड किया आज के इस इवेंट के अंदर। बहुत संक्षेप में अरुण, प्रधानमंत्री ने इस मंच से यह भी कहा कि जब $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ किसी एक खेमे से नहीं होगा। जब हम पूरे उद्योग जगत की बात करते हैं तो उसमें एक मजदूर वर्ग यानी कि श्रम सुधारों की उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है, उनको हम हटा के नहीं ये सोच सकते कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात इस मंच से रही।
संक्षिप्त में इसी का जवाब दूंगा रितु जी, क्योंकि अब 2019 तक देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहते थे सबका साथ और सबका विकास, लेकिन अब ये 2019 के बाद देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केवल मजदूर वर्ग ही नहीं, किसान, जहां तक उनकी आय दोगुना करने की बात हो, लेबर रिफॉर्म्स आप देखिए कितने हद तक सुधार दिए गए हैं। आज जहां तक पीएफ की बात हो, ईपीएफ, जो तमाम जो लेबर रिफॉर्म्स होते हैं, एक तरह से उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। आप बिजनेस कम्युनिटी की बात हो या फिर ट्रेडर्स की बात हो, हर स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के सरकार चल रही है और शायद यही वजह है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में ये $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए ये सरकार आगे बढ़ रही है और प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। और एक बार फिर हम रुक करेंगे इसी कार्यक्रम का, जहां पे इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस अपने संबोधन को इन लोगों के सामने रख रही हैं। And this I say, being a cog in the wheel, if you want to use that expression, as I was getting into the ministry, within a couple of weeks having to present a budget which is interim, not so interim, but yet one budget which had already been presented and a second one being done in the middle of the year. So immediately after that, when there was a need, the cabinet decided and the PMO gave us all the encouragement and therefore was able to come up with several steps post-budget, which was essentially responding to the industry. And some of them are probably showing some effect on the ground now, but I would like to recall just 10 of all the steps that I have taken. Only because it is because of those 10 steps that I am moving ahead with a lot more sense of, having to respond in preparing the next budget. And therefore, the 10 steps are being recollected before you only with an expectation that even as the pre-budgetary consultations are going on, one which happened this morning too, I would get even more calibrated inputs from the industry and therefore be able to present a budget which will be a lot more relating to the situations that you present before me. So very quickly, the issue of liquidity was one which came up in a very big way after my budget presentation. There is no liquidity in the market. There is no liquidity. So in that, together with the banks and together with the Reserve Bank, we had spent a lot of time understanding where is it getting locked up. After all, for the banks, we did infuse some money in the budget. And post demonetization, there was quite a lot of cash which came into the banks. So where did this liquidity go? And if it is indeed not reaching those who need it, we needed to spend some time, and that is what I did personally with the Reserve Bank and with the officials and all the banks, private and public sector concerned, and established as to where the liquidity was getting locked up. Even today, I hold it up against the banks, particularly the public sector banks, saying they should even more speedily move the liquidity that they have and not earn out of reverse repo. I keep telling this to the bank. There's no point in saving it in the Reserve Bank. You have to keep moving it further through the NBFC, through direct lending and so on. So liquidity, the problem was identified, and we have had several sittings, and also the banks were made to go to the districts, made to go and meet up with NBFCs and start giving the money out. Banks were also infused with the equity, both in the budget and afterwards. I've been talking to them to see how best they are going to use it. Banks have also had one round of mergers. We've given them the capacity to decide on their own. We've assured them, and I'm glad that the Prime Minister has also spoken about it, that they have to be absolutely professional. And I'm proud to say there has not been any interference in the bank's decision-making process from the government. ये आप देख रहे थे निर्मला सीतारमण को, जो एसोचैम के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। और वहां से एक बार फिर उन्होंने भी वही दोहराया कि अर्थव्यवस्था की मजबूती पर उन्होंने बात की। साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करना भारत की अर्थव्यवस्था
के लिए नामुमकिन नहीं है और लगातार भारत की अर्थव्यवस्था उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए बुलेटिन में आगे देखते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए प्रदर्शनों पर ताजा हालात क्या हैं और हमारे देश के प्रमुख व्यक्तियों की इसे लेकर क्या राय है। सबसे पहले चलते हैं असम, जहां मोबाइल और इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया है कि संशोधित नागरिकता कानून से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी असम के नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीन सकता है। असम के लोगों को सम्मान की हर हाल में रक्षा की जाएगी और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में हर मुमकिन मदद दी जाएगी। और इस खबर पर गुवाहाटी से जुड़ Assam will always remain with Assamese, and for this whatever legislation is required, we'll all bring all the legislation. The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji have already assured to the people of Assam that all the measures, adequate measures will be taken to get the Clause 6 of Assam Accord implemented with lightning speed. और गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमल बोरा। कमल, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस समय मौजूदा हालात क्या हैं? इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है शांति बनाए रखने की। जी रितु, सबसे पहले बात यही है कि फिलहाल गुवाहाटी में पूरा सिचुएशन नॉर्मल है। हालांकि जगह जगह पे प्रोटेस्ट आज भी जारी है और ये सिलसिला कब तक चलेगा इसका कोई हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जिस तरीके की खबर देश के दूसरे प्रांत से आ रहे हैं, जो वायलेंट एक्टिविटीज हम लोग दिख रहे हैं इन दिनों, लेकिन असम में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है अभी फिलहाल। जो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट के जो आगाम में ही 2-1 दिन यहाँ पे जो भी वायलेंट एक्टिविटीज हो रहे थे उनको बंद करवाने में असम पुलिस सक्षम रहे हैं। और अभी फिलहाल जो भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, सबने जो अपील दिया है कि प्रोटेस्ट जो एक्टिविटीज है उनको शांतिपूर्ण तरीके से आगे लेके जाना होगा। हर एक लोगों को जो अपील दिया गया है सभी लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके कारण आसाम में आज शांति बहाल है, शांति कायम है। ये सबसे खुशखबरी की बात है आज के डेट पे। और जहां तक मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, उन्होंने आज लोगों को ये आश्वासन दिया है। प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था उसके बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आके लोगों को ये अपील कर रहे हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि ये बिल के जरिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग नहीं आने वाले हैं। लोगों को इसलिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। जो भी लोग रहेंगे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सालों से रह रहे हैं, उन्हीं में से कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेंगे। ये कोई बड़ी आंकड़ा नहीं है, लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये आश्वासन के साथ उन्होंने जो ये रीचिंग आउट के जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, जो भी प्रोटेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनको बुला के उनके साथ डिस्कशन करके ये जो भी समस्या खड़ा हुआ है वो समस्या का समाधान निकालने के लिए वो एडवोकेसी कर रहे हैं। और इसमें ये प्रोसेस फिलहाल शुरू भी हो चुका है। और आज सुबह से ही मोबाइल नेट सेवा के कारण जो बंद थे इतने दिन से, लोगों को बहुत सारे परेशानी भी हो रहे थे, आज से ये बहाल हो चुका है, ये कायम अभी फिलहाल ये रिज्यूम हो चुका है। तो इसके कारण हम लोग ये देख पाएंगे यहाँ पे जो कैब सर्विस बंद थे, जो भी अदर सर्विसेज बंद थे, स्कूल कॉलेज के जो भी स्टूडेंट लोगों को परेशानी हो रहे थे, ये अभी परेशानी नहीं रहेंगे क्योंकि मोबाइल नेट खुल गया है और यहाँ पे फिलहाल शांतिपूर्ण परिस्थिति कायम है। और हम उम्मीद करेंगे कि यही स्थिति बहाल रहेंगे और ये जो भी समस्या खड़ा हुआ है वो डिस्कशन के जरिए इसको सुलझा दिया जाएगा। कमल, इसका मतलब इसको इस तरह से भी देखें कि जो पिछले कुछ दिनों में असम में जो हमने देखा प्रदर्शन और प्रदर्शन के हिंसक होने को देखा, अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे कानून से असम के लोगों की पहचान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उस तरफ सरकार के किस तरह के प्रयास रहे हैं, किन लोगों से बातचीत रही है और आगे क्या सरकार इस बारे में सोच रही है, कैसे इन लोगों तक पहुँचा जाए? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये सरकार की कोशिश पहले दिन से ही जारी है। केंद्र सरकार की बात करें या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ये पहले दिन से ही जारी है कि लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो मीडिया के जरिए या जहाँ पे भी कुछ भी मीटिंग होते हैं, कोई भी फंक्शंस होते हैं, पब्लिक फंक्शन होते हैं, वहाँ पे भी जाके मुख्यमंत्री के साथ साथ हर एक मंत्री, राज्य के हर एक मंत्री ये जाके लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिल है, कुछ लोग जो ये रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के विक्टिम हो चुके हैं, जिनको
जाने के लिए दूसरी जगह है नहीं, सिर्फ इंडिया ही एक जगह है जहां पे वो आ सकते हैं। तो इन्हीं कुछ लोगों को यहाँ पे लाके यहाँ पे बसाया जाएगा और ये नंबर भी जो संख्या है वो भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, वो बहुत छोटी सी संख्या है। इसलिए लोग अपने जो ये एप्रीहेंशन लेके बैठे हुए हैं कि अपना स्वाभिमान खो देंगे या फिर अपना भाषा खो देंगे, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये मैसेज, इस तरह की मैसेज हर एक मिनिस्टर, हर एक ऑफिशियल यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के जरिए। आज भी सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री ने आज भी मीडिया के इंटरेक्शन के जरिए लोगों को ये भी आज भी अपील कर रहे हैं कि लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो क्लास 6 है असम अकॉर्ड के वो इंप्लीमेंट करेंगे, लोगों को जो भी सुरक्षा का दरकार है वो सुरक्षा देंगे, जमीन का जो भी राइट्स है वो राइट्स बरकरार रहेंगे, तो लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये एफर्ट पहले दिन से ही जारी है और हम लोग ये जो समझ सकते हैं आगे भी ये एफर्ट जारी रहेंगे और लोग धीरे धीरे शायद ये पहचान समझ भी पा रहे हैं। इसलिए शायद कुछ लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ये आज के डेट में सबसे पॉजिटिव खबर है। जी कमल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल। असम में हालात धीरे धीरे सामान्य हो चुके हैं, ये खबर असम से आ रही है। वहीं संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है। चावड़ी बाजार, लाल किला और जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने करीब 60 फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप को बंद करने के लिए लिखा है। पुलिस के मुताबिक ये लोग अफवाह फैला रहे थे और जल्द ही ऐसे लोगों पर पुलिस लीगल एक्शन करेगी। दिल्ली पुलिस को एजेंसियों से खुफिया जानकारी मिली है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आतंकी संगठन दिल्ली में कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं, लिहाजा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस संपर्क में है। इसके साथ ही दिल्ली से लगे सभी राज्यों के बॉर्डर पर पुलिस पिकेट तैनात किए गए हैं। वाहनों को पूरी तरह से चेक करने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश करने दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह केवल चयनित स्थलों पर ही विरोध प्रदर्शन करें। साथ ही MS रंधावा ने कहा कि जामिया मस्जिद के क्षेत्रों में धारा 144 लागू नहीं है। जो प्रोटेस्ट की परमिशंस होती है वो हमारे डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। आपने कल भी देखा जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ प्रोटेस्ट हुआ और हम कल भी बड़ा प्रोटेस्ट हैंडल किया है। और इसके बावजूद अगर कोई अलग जगह की परमिशन मांगेगा तो वहाँ जो पब्लिक इनकन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहाँ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं और वहाँ हमारे जो नॉर्मल पब्लिक है उनको इनकन्वीनियंस होती है। हमारी बिजी रोड्स हैं, इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, दिल्ली की लाइफलाइन है, तो इस वजह से वहाँ परमिशन नहीं दी जा सकती। जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहाँ आप परमिशन लेके वो आप प्रोटेस्ट कर सकते। मतलब ये वॉल्ड सिटी जामा मस्जिद में सेक्शन 144 नहीं इम्पोज है। अगर कोई भी अगर गैर कानूनी काम करने की कोशिश भी करेगा, जहाँ करेगा उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मैंने आपको जैसे कल भी बताया, हम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस की लगातार ये कोशिश है कि जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर काबू पाया जा सके और यही कारण है कि जिस तरह से अभी भी पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि जामा मस्जिद में धारा 144 लागू नहीं है। उधर सीलमपुर में नागरिकता कानून पर हिंसा के बाद पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में एक फ्लैग मार्च किया। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। सीलमपुर के एडिशनल डीसीपी आरपी मीणा ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि दिल्ली पुलिस यहां की जनता के साथ है। हम एरिया में एक संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस बल उनके साथ है, दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ के लोगों के साथ है और किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमने काफ़ी जो है वो लोगों से मीटिंग की है, उनसे बात की है। डीसीपी सर ने भी कल 2-3 मीटिंग ली थी रिलीजियस लीडर्स और अमन कमेटी के लोगों से, तो उनसे अपील की है डीसीपी साहब ने कि वो एरिया में शांति जो है वो उसको कायम रखें। बाकी माहौल बिल्कुल ठीक है, अभी तक आप देख रहे हैं कि सब कुछ जो है वो नॉर्मल चल रहा है। जनजीवन, दुकानें खुली हुई हैं, सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरा भी हमारे साथ है। इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि गलियों में अगर कोई गैदरिंग होती है या कोई इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उस पर हम नज़र रख सकते हैं और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी जो है वो लोगों के साथ में हैं। और दिल्ली की स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। जंतर मंतर से जुड़ रहे हैं ऋषि और जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज।
ऋषि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जामा मस्जिद से इस पूरे आज प्रदर्शन को चल के जंतर मंतर पहुंचना था। लगातार पुलिस का कहना है कि जो चयनित स्थल हैं सिर्फ वहीं पर प्रदर्शन किए जाएं और कहीं ना किए जाएं, और जिस तरह की एहतियात भी पुलिस बरत रही है, चाहे अफवाहों को रोकने की बात की जा रही हो या लोगों में किसी तरह की गलतफहमी ना पहुंचे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद में धारा 144 नहीं लागू है, ये खबर भी लोगों के बीच में पहुंची। इस समय जंतर मंतर पर क्या माहौल है, क्या स्थिति? देखिए ऋतु, जहाँ तक जंतर मंतर पर स्थिति को देखें तो हमने देखा था कि कल यहाँ पर तमाम जो संगठन थे, जो लोग थे, वो इस प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज किसी भी संगठन का अभी तक हमने सुबह से यहाँ पर देखा है कोई भी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन उनका अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि पूरी दिल्ली में जिस तरीके से तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि करीब 30 से 40 जगहों पर धरना प्रदर्शन हो सकता है, और अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन की जो खबरें थी, चाहे वो जामा मस्जिद इलाके की बात करें, चाहे हम राजीव चौक की बात करें, ये सब धरना प्रदर्शन दोपहर बाद करने की खबरें हैं। लेकिन अभी तक अगर हम देखें 1 बजे का समय हो चुका है और जंतर मंतर पर किसी भी संगठन की ओर से कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ है। हालांकि ये वो जगह है जहां पर पुलिस के द्वारा अनुमति दी जाती है, लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि आज दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी लिहाज से एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सुबह से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी और पुलिस के द्वारा जो इंतज़ाम किए गए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस के इंतज़ाम है, वो लग रहा है अब तक काफ़ी सफल है। किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय समाचार अब तक दिल्ली में नहीं है, और दिल्ली के साथ साथ जो NCR है उसमें भी किसी भी तरीके की गड़बड़ी की कोई खबर नहीं है। एहतियातन तमाम मेट्रो स्टेशन को बंद करना, कुछ सड़कों को बंद करके रूट डाइवर्ट करना, लोगों की चेकिंग करने के बाद उनको आगे जाने देना, ये सब जो तमाम एहतियात बरती गई हैं, उनका परिणाम है कि जो उपद्रवी या असामाजिक तत्व के लोग हैं वो आज इस बात से परहेज हैं, और उनको संभवतः अवसर ही नहीं मिल पा रहा है कि वो ऐसी कोई वारदात कर पाएँ या प्रदर्शन में शामिल हो पाएँ। ऋतु जी, ऋषि आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार रुक करते हैं नीरज का। नीरज इस समय जामा मस्जिद पर मौजूद है। नीरज, जामा मस्जिद से इस प्रदर्शन को निकलना था, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह की अफवाह या गलतफहमी पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है, जिसको कि खारिज करते हुए हमने देखा कि किस तरह से रंधावा साहब ने बताया है कि धारा 144 लागू नहीं है वहां पर। क्या आपको लगता है कि लोगों में अभी भी इस तरह की एक तरह से गलतफहमियां, अफवाहें पहुंच रही हैं जो इन प्रदर्शनों को लगातार उकसा रही हैं? और इस समय जामा मस्जिद में क्या माहौल है, क्योंकि वहीं से इस प्रदर्शन को शुरू होकर जंतर मंतर पहुंचना था? देखिए, बिल्कुल व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे तमाम माध्यम हैं जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसमें अफवाह का एक बड़ा जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं, और यही कारण है कि 60 के करीब जो फेसबुक हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत की है कि इनको बंद किया जाए। जामा मस्जिद का ऋतु किस तरह का हाल है मैं दिखा देता हूँ कि ये जामा मस्जिद का 2 नंबर गेट है, जहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। यानी दिल्ली पुलिस जो कह रही है कि यह धारा 144 लागू नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जो तमाम लोग हैं उनको देख रहे हैं। इसके साथ ही ये ज़रूर एहतियात के तौर पर पूरे बैरिकेड किया गया है जामा मस्जिद के जो गेट है, जो गेट नंबर 2 है जिसके सामने हम खड़े हैं। इसके साथ ही जो ट्रैफिक है वो बगल से मूव हो रहा है, वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर ऋतु देख सकती हैं। तो जो बताता है कि जो सामान्य जो जनजीवन है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, किसी तरह की जो परेशानी है वो लोगों को नहीं हो रही है। जिस तरह का जो प्रदर्शन है वो कल कुछ इलाकों में देखने को मिला था, वैसा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बात का जिक्र ज़रूर कर रहे थे कि वो 1 बजे के करीब जामा मस्जिद से मार्च करेंगे जंतर मंतर के लिए। तो किसी भी तरह की मार्च की जो परमिशन है वो दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर जो मेट्रो स्टेशन है वो ज़रूर बंद किए गए हैं। ये मेरे पीछे जामा मस्जिद का जो मेट्रो स्टेशन है ऋतु, उसको एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है वो बंद किया गया है, और इसके साथ ही चाबड़ी बाज़ार, क्योंकि काफ़ी व्यस्त इलाका है और वहाँ उम्मीद की जा रही है पुलिस के द्वारा कि हो सकता है कि कहीं प्रदर्शनकारी चाबड़ी बाज़ार की तरफ से
जामा मस्जिद एरिया में ना आ जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये भी पुलिस के पास इनपुट है कि इस तरह के जो प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं उसकी वजह से जो तमाम आतंकवादी संगठन, क्योंकि दिल्ली ऋतु आपको भी मालूम है कि टारगेट पर रहती है आतंकवादी संगठनों की, तो हो सकता है कि प्रदर्शन की आड़ में कोई आतंकवादी संगठन दिल्ली के अंदर कोई बड़ी जो घटना है वो ना कर दे, तो उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठा रही है। जगह जगह जो सघन चेकिंग अभियान चल रहे हैं। इसके अलावा तमाम बड़े होटलों में और जो खासतौर से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां होटल मौजूद है वहां पर भी जो पुलिस की टीम है वो जाके पूछताछ कर रही है। तो तमाम कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। दूसरी पुलिस ये कह रही है कि वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो प्लेस निर्धारित किए गए वहां जाकर कर सकते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरी जगह पर अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी जामा मस्जिद से कम किसी भी तरह का जो मूवमेंट है जो जंतर मंतर की ओर जाने वाला था वो ऋतु नहीं दिखाई दे रहा है। धीरज, बहुत संक्षेप में, सीलमपुर जाफराबाद में प्रदर्शन हुए, वहां पर जिस तरह से पुलिस ने अब निगरानी की है, मार्च किया है, उसके बाद से हालात सामान्य हैं। अब ये सारा प्रदर्शन जामा मस्जिद की तरफ मुड़ गया है और जो 60 व्हाट्सएप ग्रुप या ट्विटर हैंडल जो पुलिस ने कहा है कि इस पर लीगल एक्शन की बात कर रही है, क्या कुछ पता चला है अभी शुरुआती जानकारी में कि क्या कुछ बाहरी तत्वों का हाथ भी इन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप या इनको संचालित करने में है? देखिए, बिल्कुल अगर हम सीलमपुर और जाफराबाद की बात करें तो करीब 22 लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें एक व्यक्ति को आज भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। रईस नाम का व्यक्ति है जो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पेट्रोल बम उसी के हाथ में फट गया और उसके बाद उसका हाथ जो जख्मी है वो हुआ है, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वीडियो फुटेज के आधार पर। दूसरी जो जितने भी लोग गिरफ्तार किए हैं इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और फेसबुक ट्विटर जिस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर कुछ दिल्ली है, कुछ दिल्ली से बाहर है। यही कारण है कि इन तमाम फेसबुक, ट्विटर और जो सोशल साइट चलाने वाले जितने भी संस्थान हैं उन सभी को दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट करी है कि ये 60 के करीब फेसबुक प्रोफाइल है, इनको तत्काल बंद कर दिया जाए। ये हम जरूर कह सकते हैं कि जामिया से जरूर ये प्रदर्शन जो शुरू हुआ था वो वहाँ पर कई सारे जो मिक्स कम्युनिटी के लोग थे वो उस प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन अभी तक किसी छात्र के इन्वॉल्वमेंट का जो मामला है वो सामने नहीं आया। जितने लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं वो सब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। जामिया से शुरू हुआ प्रदर्शन सीलमपुर, जाफराबाद और अब जामा मस्जिद पहुंच चुका है। आप दोनों ही संवाददाताओं को बहुत शुक्रिया आज की पूरी दिल्ली की अभी तक की तस्वीर को सबके सामने रखने के लिए। और बात करते हैं सीधे उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं उस पर आइए नजर डालते हैं और रुख करते हैं सीधे लखनऊ का, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली की तस्वीर आपने भी देखी, लखनऊ में इस समय क्या हालात हैं? क्योंकि लखनऊ प्रशासन और पुलिस का भी कहना है कि कई तरह के एहतियात बरते गए हैं, ड्रोन से कई तरह की जानकारियां भी हासिल की गई हैं और जिन लोगों ने कल के प्रदर्शन और हिंसात्मक प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस समय ताजा हालात क्या? इस समय हालात सामान्य है, हालांकि अभी जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ी गई है किले वाली मस्जिद पर। वहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक के हालात सामान्य, कल भी हालात 1 बजे से पहले तक सामान्य थे और 1 बजे के बाद जो हालात उत्पन्न हुए उनमें गाड़ियां जलाई गई, पुलिस चौकी तोड़ी गई, पुलिस चौकी में आग लगाई गई। लेकिन पुलिस ने रात में बहुत सख्त कार्रवाई की है। 150 लोगों को पुलिस ने लखनऊ में गिरफ्तार किया, 3000 से अधिक लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है और नेक्स्ट लखनऊ समेत लखनऊ गाजियाबाद समेत 13 डिस्ट्रिक्टों का इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है। अफवाह रामीन से हमारी जी जो लोग हैं वो सरकार की आवाज नहीं सुन रहे हैं, वो टोलियों की आवाज सुन रहे हैं, विरोधियों की आवाज सुन रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं। इस कारण ये दिक्कतें हुई, लेकिन आज इस हालात अभी तक सामान्य है और पुलिस मुस्तैद है पूरे घटनाक्रम को। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, लखनऊ के बारे में विस्तार से हमें बताने के लिए। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए जाने संबंधी बयान की आलोचना करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे इस बात का दुख है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेरी अपील को नजरअंदाज करते हुए हमारे आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की मांग कर पूरी तरह से अस्वीकार्य असंवैधानिक रास्ता अख्तियार किया है। इससे हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा है।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी के बयानों का जवाब देते हुए कहा है कि भारत का संविधान और भारत की संसद सुप्रीम है। ये भारत का हर नागरिक जानता है। भारत की संसद द्वारा पारित कानून पर मुख्यमंत्री को संदेह है। ये भारत की संसद का अपमान है। भारत का संविधान और भारत की संसद सुप्रीम है। ये भारत की हर राजनीतिक पार्टी, भारत का हर नागरिक जानता है। ये वक्तव्य आना कि भारत की संसद द्वारा पारित कानून पर मुख्यमंत्री को संदेह है, ये भारत की संसद का अपमान है। मैं आशा करती हूं कि भारत की संसद की गरिमा पर इस प्रकार का आक्रमण लोकतांत्रिक ढांचे में कोई स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर जनमत संग्रह की मांग पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ताज्जुब होता है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो रेफरेंडम की बात कर रही है। 130 करोड़ जनता ने बहुमत से जो सरकार चुनी है और सरकार के साथ अन्य दल भी खड़े रहे और सबने मिलकर संसद में पास किया। अब संसद से बड़ा फोरम कौन सा होता है लोकतंत्र में? उसके निर्णय को चैलेंज करके उसको न मानते हुए दुनिया के बॉडी से एक रेफरेंडम हो, ऐसी सुझाव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी के रेफरेंडम के बयान पर पुरजोर आलोचना की है। उधर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत का कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। हम इसे 35% तक कम करना चाहते हैं। इस लक्ष्य में से अब तक 21% हो चुका है। दुनिया भर में भारत के इस कदम की सराहना की गई है। भारत ने जो काम किया है पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत ने लक्ष्य जो लिए है पेरिस के समझौते में कि हम हमारी एनर्जी इंटेंसिटी रिडक्शन 35% करेंगे, यानी जो कार्बन उत्सर्जन है एमिशन इंटेंसिटी, तो कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को हम कम करेंगे और ये 35% करेंगे। मुझे खुशी है आज ही हमारा 21% हो गया है और इसलिए हम बहुत सही दिशा में चल रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं सीधे झारखंड का। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। विधानसभा के 5वें और आखिरी दौर के लिए आज 6 जिलों के 16 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक करीब 12% मतदान की खबर है। इस चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर और गोड्डा शामिल है। 5वें दौर में कुल 236 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार जरमुंडी में हैं, जबकि पोडयाहाट में सबसे कम 7 उम्मीदवार हैं। मतदान के अंतिम चरण में राज्य के 2 मंत्रियों के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की चुनावी किस्मत तय होगी। सोरेन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका में बीजेपी उम्मीदवार और महिला बाल कल्याण मंत्री लुइस मरांडी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं, जबकि बरहेट में बीजेपी के साइमन मेल्टो से उनका मुकाबला है। और 5वें और आखिरी चरण में 16 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आलोक जुड़ रहे हैं पाकुड़ से, आलोक जामताड़ा से हैं, अनुज पाकुड़ से और अभिषेक हमारे साथ दुमका से हैं। तो आइए रुक करते हैं अपने तीनों ही संवाददाताओं का। कुमार, आलोक की तरफ रुक करेंगे सबसे पहले। कुमार, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस समय मतदान प्रतिशत क्या है और कौन से वो बड़े मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर जनता आज आखिरी चरण में झारखंड में वोट कर रही है? देखिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार 45% से अबव मतदान हो चुका है पूरे 16 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें ओवरऑल। और मतदान की गति में तेजी आई है। खासकर सवेरे जो कड़ाके की ठंड थी
उसमें मतदाता कम बाहर निकले थे, लेकिन जैसे ही 8:30 के करीब हुआ उसके बाद से बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर पोलिंग करने पहुंचे। लगभग हर मतदान केंद्र पर हमने देखा लंबी कतारें लगी हुई हैं और यही कारण है कि 45% से ऊपर मतदान हो चुका है। और जहाँ जहाँ मतदान 3 बजे है वहाँ भी आशा की जा रही है कि 60% से एवं मतदान होगा, लेकिन जहां जहां 5 बजे तक मतदान है वहां 60 से भी एवं यानी 70 के आसपास मतदान होने की संभावना है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो दोनों ही तरफ से, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने की ओर से ये कहा गया उनके प्रचार अभियान में कि डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र और राज्य में जो उनकी एक ही पार्टी की सरकार है, जिससे इस राज्य का 5 वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ। और खासकर 19 वर्ष हो गए हैं झारखंड के बनने के, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई स्थिर सरकार नहीं रह पाई थी। अगर पिछले इस कार्यकाल को हम रघुवर दास के कार्यकाल को छोड़ दे तो बाकी जितने भी टर्म्स हुए, जो भी गवर्नमेंट बनी वो अस्थायी रही, या तो 1 साल में गिर गई या 2 साल में गिर गई, पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाई। और यही कारण था कि कोई बहुमत ना होते हुए भी मधु कोड़ा जैसे निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय विधायक राज्य के मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस और झामुमो के सहयोग से। तो इस बार यही नारा बीजेपी की ओर से दिया गया कि स्थायित्व में अस्थायी सरकार होगी तो विकास होगा, और विकास जो उन्होंने किया है उसको उन्होंने गिनाया। उधर अपोजिशन का कहना है कि खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार जो 5 साल की रही उनके कार्यकाल में विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हुई लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये आरोप और प्रत्यारोप के बीच सत्ता और विपक्ष दोनों टकराते रहे और यही चुनाव प्रचारों में यही देखने को मिला। चाहे हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया, तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस और आरजेडी शामिल है, इन लोगों ने तमाम आरोप सरकार पर लगाए। वहीं जो हम अगर आजसू की बात करें तो आजसू ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष सुरेश महतो हैं, पिछली बार वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और सरकार में उनकी भागीदारी भी थी, लेकिन इस बार उनकी राहें जुदा थी, वो भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा जो लोकसभा में महागठबंधन का हिस्सा था, लेकिन इस बार वो महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प चुनाव है, कहीं कहीं बिल्कुल आर पार की लड़ाई है तो कहीं कहीं लड़ाई त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय है। तो अब देखना होगा, अब 3 दिन बचे रह गए हैं, 3 दिन, जब 23 तारीख को मतगणना होगी तो ये साफ पता चल सकेगा कि मतदाताओं का रुख क्या रहा, लोगों के आरोप और प्रत्यारोप का जवाब मतदाताओं ने कैसे दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आप हमारे साथ बने रहे। अभिषेक हमारे साथ और अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास जानना चाहेंगे कि किस तरह से दुमका में इस समय मतदान हो रहा है और कितना मतदान प्रतिशत अभी तक यहाँ देखा गया है। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए अगर इस अंतिम चरण की अगर हम बात करें तो अभी तक कुल 50% मतदान हो चुका है, यानी जो 40 लाख वोटर है इस चरण के अंदर, उनमें से 20 लाख लोगों ने जो है वो मतदान कर दिया है। सबसे ज़्यादा जो इनमें संख्या रही है वो महिलाओं की रही है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जो है लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और जो महिला मतदाता है उनकी संख्या जो है लगातार जो है वो पुरुषों से ज़्यादा देखी जा रही है। बुजुर्ग भी यहाँ पे आए, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी यहाँ पर वोट करते नजर आए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दुमका जो है ये झारखंड चुनाव के जो 4 हॉट सीट है उनमें दुमका का भी जो दुमका विधानसभा है ये भी काफ़ी हॉट सीट है। जमशेदपुर पूर्वी जहां रघुवर दास है, इसके अलावा सिल्ली जहां सुरेश महतो है, और राज धनवार जहां बाबूलाल मरांडी है। इसके अलावा जो चौथा चेहरा है वो हेमंत सोरेन का है जो दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लुइस मरांडी जो कि बीजेपी की है, 2014 में लुइस मरांडी से हेमंत सोरेन हार गए थे चुनाव। हालांकि ये जेएमएम का गढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का कमल खिला था यहाँ पे पिछले 2014 में, और लुइस मरांडी यहाँ जीती थी बाल कल्याण मंत्री रघुवर सरकार में। इस बार भी हेमंत सोरेन के सामने वो खड़ी है। हेमंत सोरेन इसके अलावा भी बरहेट जो साहेबगंज जिले के अंदर आता है वहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वो वहीं से विधायक चुन के गए थे दुमका हारने के बाद। और इस बार भी इस सीट पे जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने जा रहा है हेमंत सोरेन और लुइस मरांडी के बीच में। खास तौर पे इस बात को भी ध्यान रखा जा सकता है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, एसटी रिजर्व सीट है, और यहाँ पर जिस तरीके से शहरी मतदाता 50 से 55% शहरी मतदाता है और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है। शिबू सोरेन यहाँ से सांसद रह चुके हैं, हेमंत सोरेन यहाँ से सांसद रह चुके हैं, 2 बार यहाँ से हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे, शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में 5वें चरण के अंदर जो है ये सीट जो है काफी हाई प्रोफाइल सीट है। सत्ता की कुंजी जो है हो सकता है। जी अभिषेक, इन 16 सीटों पर लगातार आपने और आलोक ने बताया कि किस तरह से मतदाता निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे युवाओं में किस तरह के मुद्दे हैं जो सामने आए हैं और किस तरह का मतदान आपके इलाके में रहा है।
देखिए, मैं लिट्टीपाड़ा विधानसभा के अंदर हूँ, पाकुर जिले के अंदर आती है। इसके अलावा महेशपुर विधानसभा है और तीसरी विधानसभा जो है पाकुर विधानसभा है। यहाँ पर अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 52 से 54% मतदान अभी तक हो चुका है। और एक ऋतु जितने भी विधानसभा 3 विधानसभा हैं पाकुर की, इसमें 3 बजे तक ही मतदान होगा, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं। कुल मिलाकर जो 16 सीट है उसमें से 11 सीटों पर 5 बजे तक मतदान होगा और 5 सीटों पर 3 बजे तक मतदान होगा। इस लिहाज से हम कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है जब 3 बजे यहाँ पर खत्म हो जाएगा, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह के वक्त ही अपना दोपहर के वक्त ज़्यादा मतदान किया है और शायद इसी वजह से 55% तक यहाँ पर आंकड़े पहुँचे हैं। अगर हम युवाओं के मुद्दों की बात करें, ये पत्थर का इलाका है। यहाँ से बांग्लादेश सहित दूसरे राज्यों के अंदर भी पत्थर यहाँ से सप्लाई होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पलायन एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और युवा चाहते हैं कि उनकी जो भी नई सरकार बने, जो भी उनका नया विधायक यहाँ से चुनकर जाए, वो यहाँ के जो बुनियादी समस्याएं हैं, पीने के पानी की एक समस्या यहाँ पर रहती है, क्योंकि ये धान का भी क्षेत्र है, सिंचाई की व्यवस्था और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इस तरह के जो मुद्दे हैं पूरे चुनाव के अंदर यहाँ पर दिखाई दिए। और यहाँ सीधे अगर हम मुकाबले की बात करें तो जेएमएम का भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर है। कुल मिलाकर आज 5वें चरण के साथ जो है झारखंड का ये चुनाव खत्म हो जाएगा और 23 तारीख को जो है ईवीएम से एक नई सरकार की जो हम कह सकते हैं प्रक्रिया होगी और 23 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जनता ने किन मुद्दों को और किस पार्टी को। जी हाँ, बिल्कुल। आज के दिन के बाद सीधे 23 तारीख का इंतजार होगा जब ये पता चलेगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही संवाददाताओं का झारखंड से। और मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। पहला अक्षर रट लो तो वैसे एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Here gravity and physics don't call the shots. And sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की सजा पर दिल्ली की एक अदालत आज फैसला सुना सकती है। सेंगर को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। इस मामले में दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत 16 दिसंबर को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता है। इस मामले में अभी दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट में नहीं लाया गया है। सेंगर के वकील ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि सेंगर की तरफ से दावा किया गया था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, लिहाजा पीड़िता को मुआवजा उसकी तरफ से ना दिया जाए। वहीं वकील ने हलफनामे में ये भी कहा कि सेंगर ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लोन लिया है और उस पर अपने रिश्तेदारों से कर्ज भी लिया हुआ है। राजस्थान की एक विशेष अदालत 2008 में हुए जयपुर बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए 4 आरोपियों को आज सजा सुनाई की। आईपीसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और पीडीपीपी एक्ट के तहत 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। जयपुर में 13 मई 2008 को शाम को सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए थे, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। Good news, got a promotion and a damn good raise. Congrats बेटा। वाह, रेज? अब तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। कौन सी कंपनी से लूं? चूज वही जिस पर हो पूरा भरोसा। That's good, but आज की जनरेशन wants everything online. Easy premium payment options, loan facilities और wide range of products. पापा दीदी, I will decide. Just send your links now. तुम दोनों भी ना, same choice. LIC. LIC, trending with times. 62 सालों से हर जनरेशन की पसंद।
gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. नमस्कार, मैं एनएसओ से सर्वे के लिए आया हूँ। आइए। मधु, क्या तुम्हें एनएसओ के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, एनएसओ का काम घर घर जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चे, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे करना है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे को लेकर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। एनएसओ सर्वे भारत सरकार की विकास और कल्याण की नीतियाँ और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। गुड, और इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के सही देंगे। करें विकास में भागीदारी, एनएसओ को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार। और अब बात मौसम की। देश में शीतलहर का कहर जारी है। पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पंजाब के अमृतसर में भी लोग ठंड और सर्द हवाओं से ठिठुरते नजर आए। इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का प्रयोग कर रहे हैं। देश के लगभग सभी हिस्सों को शीतलहर ने अपनी जद में ले लिया है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।